हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में एक एजुकेशन का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है स्कूलिंग इन इंडिया। ये सब्जेक्ट आपका एजुकेशन के कोर्स में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसे चेकआउट करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से जितनी भी डिटेल हो सके मिल सके। जैसे कि एग्जाम किस टाइप का होगा, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, एग्जाम की मार्किंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत करिए कहीं भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। तो ये आपका जो पीडीएफ है, ठीक है, ये ऑफिशियली डी की तरफ से डाउनलोड करा गया है। तो आप लोग इसमें से अपना जो सिलेबस है उसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है यूनिट नंबर 1, जिसमें है स्कूलिंग इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एन इंट्रोडक्शन। मतलब कि भारत में जो स्कूलिंग है प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, मतलब भारत की आज़ादी से पहले जो भारत में शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में आ जाता है कि भाई जो औपनिवेशिक शासन था उसकी किस प्रकार की स्कूलिंग शिक्षा थी। ठीक है, स्कूल्स इन कॉलोनियल बंगाल, फिर स्कूलिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स इन रिफॉर्म इन कॉलोनी पीरियड, ठीक है, दलित एजुकेशन, ट्राइबल एजुकेशन, मुस्लिम गर्ल एजुकेशन, ये सारी चीजें। फिर नेशनल मूवमेंट एंड स्कूल एजुकेशन, इसमें आ जाता है ब्रदर स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन इन 1938। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मतलब भारत में भारत की आजादी से पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 आता है स्कूलिंग डिस्कोर्सेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब भारत में भारत की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में कि भाई किस प्रकार से भाई जो पढ़ाई लिखाई है व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, तो टू रीड विद रेफरेंस टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन कमीशन, ये सारी कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, फिर नेशनल कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी चीजें लाई गई थी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे स्कूल स्कूलिंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव विकास के लिए जो स्कूलिंग व्यवस्था है, स्कूलिंग है वो। ठीक है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन स्कूल्स एंड स्टेट लेवल डिस्पेरिटीज, मतलब कि स्कूलों में डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें सिखाना। ठीक है, अपना विकास करना, मतलब हम लोग खुद का विकास करते कि ये सारी चीजें सिखाना। साथ के साथ हेल्दी और न्यूट्रिशन जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें स्कूल में प्रोवाइड करना, क्योंकि कई सारे बच्चे थे उनको उस समय पे खाने योग्य, मतलब दिन में एक समय का भी भरपेट खाना नहीं मिलता था। तो ये सारी चीजें लाई गई ताकि स्कूल में जो है खाना बांटा जा सके, व्यवस्था लाई जा सके, ताकि बच्चा स्कूल आए और वो स्कूल में दिन में एक बार न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड जो होता है वो खाए। ठीक है, स्कूलिंग एज राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस राइट करे गए। फिर राइट टू एजुकेशन लाया गया 2009 में, ठीक है, एक्ट लाया गया था। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 3, स्कूल सिस्टम एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, भारत में जो स्कूल सिस्टम है उसके बारे में और उसका एक्सपीरियंस, स्कूलिंग के एक्सपीरियंस के बारे में। तो नेशनल सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पॉलिसी ऑन स्कूल स्ट्रक्चर, स्कूल स्ट्रक्चर के ऊपर पॉलिसीज लाई गई थी ताकि किस प्रकार के स्कूलों में व्यवस्था हो। ठीक है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडी स्कूल्स, ये सारी टाइप के स्कूल लाए गए थे। वही सेंटर में भी होते हैं, स्टेट लेवल पे भी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, और लोकल बॉडी स्कूल्स भी होते हैं। फिर टाइप ऑफ स्कूलिंग आ जाती है, जैसे कॉमन स्कूल सिस्टम, नेबरहुड स्कूल, सेटिस्फेक्शन इन स्कूल्स, ये सारी चीजें। स्कूलिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इन पब्लिक स्कूल सिस्टम, तो भाई अल्टरनेटिव स्कूल, एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मतलब ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं सिलेबस में, आप लोगों ने जितने भी टॉपिक पीडीएफ में देखे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को आपको यहाँ पे कवर अप करना है, तभी आप लोग इजिली अपना जो है आंसर लिख पाएंगे एग्जाम में बनाकर। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की। तो ये आपका यूनिक पेपर कोड है सब्जेक्ट का। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है स्कूलिंग इन इंडिया। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट आता है वो बीए प्रोग्राम एजुकेशन फिफ्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में एक लैंग्वेज आपको प्रेफर करनी है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें पूरा पेपर लिखना है। फिर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है। टोटल नंबर ऑफ आंसर जो है आप लिखेंगे वो लिखेंगे 5। कितने भी क्वेश्चन हो आपको सिर्फ 5 आंसर लिखने हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और जितने भी क्वेश्चन है उन सबके जो नंबर है वो समान है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपका 90 नंबर का पेपर है, तो 18-18 नंबर के आपको जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसके हिसाब से आपके 90 नंबर का जो पेपर है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, 18-18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होगा। ये बेसिक सी जो कैलकुलेशन है आपकी, क्वेश्चन पेपर कितने कितने नंबर का होगा उस बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के
स्कूली शिक्षा के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य क्या थे? ठीक है, भाई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी, उसके स्कूल के नज़रिए से मतलब स्कूल के लिए कौन-कौन से मुख्य उद्देश्य थे उस नीति में, ये आपको बताना है। और इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों का समाधान कैसे करने का लक्ष्य रखा था। वही भारत में जो स्कूलों में उस समय परेशानियाँ थी जब ये लाई गई थी व्यवस्था, तो किस नज़रिए से ये सारी चीज़ें पूरी करने का वो रखा गया था। ठीक है? मतलब समाधान किस तरह से करा जाएगा चुनौतियों को, ये सारी चीज़ें के लक्ष्य रखे गए थे, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका यहाँ पे 2009 का शिक्षा का अधिकार जो है राइट टू एजुकेशन। ठीक है? अधिनियम ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित किया था? इसकी सफलताएं, चुनौतियां और भविष्य के सुधारों की संभावना पर चर्चा करें। इन सब चीजों पे आपको चर्चा करनी है। सबसे पहले आप बताएंगे कि भाई शिक्षा के अधिकार ने भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, उस समय जो एग्जिस्ट करती थी, उसको किस तरह से भाई प्रभावित किया, अफेक्ट किया, मतलब चेंजेस लाए, उसके ऊपर क्या-क्या इम्पैक्ट डाले, ये सारी चीजें आपको बात करनी है। उसके बाद आप लोग इसी क्वेश्चन में आगे बताएंगे कि भाई शिक्षा के अधिकार ने कौन-कौन सी सफलताएं प्राप्त करी थी, उसको कौन-कौन सी चुनौतियां सामने आई थी कि भाई किन-किन कारणों से स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, किन-किन कारणों से उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो ये सारी चुनौतियां उसकी थी। ठीक है, फिर भविष्य में हम लोग उसके लिए क्या-क्या सुधार कर सकते हैं, ये भी चीजें आपको यहाँ पे बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है कि भारत भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान दलितों और आदिवासी समुदाय के लिए किए गए शैक्षिक प्रयोगों पर चर्चा कीजिए। इन पहलों के उनके सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता पर प्रभाव का विश्लेषण भी कीजिए। ठीक है, जब भारत में ब्रिटिश ब्रिटिश शासन था, मतलब भारत में जब अंग्रेज बसे हुए थे, तो उस समय दलित और आदिवासी समुदाय जो थे उनके लिए ना शिक्षा के प्रोग्राम लाए गए थे। ठीक है, शिक्षा के लिए उन्होंने मतलब एजुकेशन एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे उन लोगों के ऊपर। तो इन चीज़ों ने पहले तो आपको ये बता रहा है कि भाई किए गए थे, उस चीज़ के ऊपर आपको चर्चा करनी है कि किस प्रकार से किए गए थे, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। उसी के बाद इसी क्वेश्चन में आप आगे बताएँगे कि भाई इन एक्सपेरिमेंट या फिर प्रयोगों के उनके सामाजिक और आर्थिक जो गतिशीलता थी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़े, ये आपको चीज़ें बतानी है। ठीक है? सामाजिक आर्थिक गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ा आप ये बताएँगे, और उससे पहले आप ये बताएँगे कि प्रयोगों के ऊपर आपको चर्चा करनी है कि प्रयोग किस प्रकार से करे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे बनता है कि 1938 की वर्धा शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इसकी ताकत, कमजोरियां और दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना जो कि 1938 में लाई गई थी, इसने भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसका किस प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव डाला, ये बताना है। और फिर भाई इसकी क्या मतलब सपोर्टिव पॉइंट्स क्या थे, इसकी वीकनेस क्या क्या थी, और लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़े, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, पूछा गया है कि भारत में अपवर्जित समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के संदर्भ में। इन चुनौतियों का समाधान करने में सरकारी नीतियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब समझिए कि भाई भारत में जो अपवर्जित समुदाय है, ठीक है, उनको क्वालिटी एजुकेशन मतलब अच्छी खासी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, देखिए अप अपवर्जित का मतलब होता है माइग्रेनलाइज्ड। ठीक है, मतलब कि वो कम्युनिटीज जो कि कहीं और से आई हैं और यहाँ पे आके बस चुकी हैं। ठीक है, माइग्रेट होता है ना, तो माइग्रेटाइज्ड जो कम्युनिटीज है, ठीक है, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बात करनी है। फिर विशेषकर भाई शिक्षा की जो बढ़ती निजीकरण है, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आजकल, हर एक एजुकेशन प्राइवेट हो रही है। ठीक है, स्कूल्स प्राइवेट हो रहे हैं, कोचिंग्स प्राइवेट हो रहे हैं, कोई भी मतलब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए आपको बहुत अच्छा खासा पैसा भरना पड़ रहा है। तो जो प्राइवेटाइजेशन है या निजीकरण है, ठीक है, इसके संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं, ये सारी चीजें बात करनी है। और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारी नीतियों की भूमिका के ऊपर भी आपको चर्चा करनी है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6, भारत में स्कूल का स्तरीकरण सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कैसे योगदान देता है। देखिए भारत में जो स्कूल है, ठीक है, उनका स्तरीकरण सामाजिक और जो आर्थिक असमानताएं हैं उसमें कैसे योगदान देता है। आप समझिए कि हाउ डज द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्कूल इन इंडिया कंट्रीब्यूट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज। अब क्या होता है कि भाई स्कूल का स्तरीकरण कर दिया गया, भाई कुछ हाई लेवल के स्कूल्स हैं, कुछ लो लेवल के स्कूल्स हैं, कुछ लोकल बॉडी है जो कि मैंने आपको सिलेबस में बताया। ठीक है, तो जो लोकल बॉडीज स्कूल होते हैं वो बस उन बच्चों के लिए होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें भाई
बच्चे जो है थोड़ी सी आगे जाते हैं तो भाई उन्हें बहुत अच्छे स्कूल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि भाई आर्थिक और सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि भाई देखिए, जो बच्चा किसी छोटे क्षेत्र से आया है, ठीक है, उसको बड़े स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, पर वहां पे इजिली उन बच्चों को मिल जाता है जो कि उसी क्षेत्र के हैं। मैं समझ रहे कि मतलब होता है ना कि एक हाई क्लास स्कूल है, उसमें आप कह सकते हैं कि उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो ऑलरेडी हाई हाई क्लास है या फिर काफी ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, जिनकी फैमिली फैमिली वेल्दी है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पैदा करती हैं समाज में, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपको बात करनी है, क्योंकि स्कूलों का स्तरीकरण तो देखा गया है। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को आकार देने में सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग जैसे कारकों की भूमिका के ऊपर भी आपको चर्चा करनी है। भाई गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उस तक हर एक व्यक्ति की पहुंच हो, इस चीज को आकार देने में सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति और लिंग जैसे जो कारण है, इनकी क्या भूमिका निकलकर सामने आती है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है दिए गए टॉपिक पर, ठीक है। टॉपिक यहाँ पे आपके देख सकते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीनों टॉपिक के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट आपको लिखना है। वैकल्पिक स्कूल, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की महत्वपूर्ण सिफारिश, और एनईपी 2020 के अनुसार बहुभाषावाद। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका एकदम फ्रेश टॉपिक है, क्योंकि एनईपी 2020 अभी ही लाया गया है, ठीक है, 4-5 साल पहले। तो जो इसके अनुसार बहुभाषावाद है उस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मल्टी लैंग्वेजनल जो होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है ये टॉपिक मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताया, हर एक इंपॉर्टेंट ही है आप लोगों के लिए। प्लीज प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जाम से पहले, देखिए इनके आंसर समझिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इनके आंसर वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम लोग इसके आंसर वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा, 5th सेमेस्टर के कई सारे अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स हमने अवेलेबल करा दिए जिनके एग्जाम आपके अपकमिंग होने वाले हैं। तो आप लोग नोट्स के थ्रू उनकी स्टडी कर पाएंगे इजिली, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। साथ के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।